नमस्कार साथियों, हम लोग आज बात करेंगे सातवाहन वंश। देखिए, मौर्योत्तर काल के बाद जो राजवंश सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ देसी राजवंशों में, उसमें सातवाहन सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो विदेशी राजवंशों में आप शक और कुषाणों को देखते हैं, जबकि देसी राजवंश में साथियों आपको सातवाहन देखने को मिल जाते हैं। देखिए, सातवाहन जो थे वो स्पेशली आपको ज्यादातर महाराष्ट्र एरिया में देखने को मिलते हैं, वहां से इनकी उत्पत्ति मान सकते हैं आप। और संस्थापक की बात करें तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक हुआ करता था, और राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। राज की भाषा प्रकृत हुआ करती थी। अब देखिए, एक संस्थापक होता है, एक वास्तविक संस्थापक होता है। तो याद रखना है, जो संस्थापक था सिमुक था, वास्तविक संस्थापक सातकर्णी को माना जाता है। अब देखिए, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर ये होता है कि मान लीजिए कोई राजा भी इनिशियल एज में कुछ अपनी चीजें इंडिपेंडेंट रूप से डिसीजन लेना स्टार्ट करता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक होता है वो पूरे तरीके से कंट्रोल ले लेता है अपने हाथों में। बस फर्क ये हो जाता है, वास्तविक संस्थापक मतलब पूरा जो एक्चुअल पावर एक राज्य के पास होती है वो सारी की सारी पावर अपने पास रख लेना, वो एक वास्तविक शासक में आ जाता है। ये आपको ज्यादातर गुप्त वंश में देखने को मिलता है, संस्थापक श्रीगुप्त था, फिर वास्तविक संस्थापक कोई और होता है। तो इस तरीके आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सातवाहन वंश हमने बताया संस्थापक सिमुक था, राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान कह सकते हैं, जो वर्तमान महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती है, और राज की भाषा प्रकृत थी। अब बात करते हैं तो सातकर्णी, सातकर्णी का आप लोग जानते हैं, सातकर्णी प्रथम ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए। देखिए, अश्वमेघ यज्ञ माना ही जाता है शक्ति का प्रतीक, जहां जहां आप का ये अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जाता है वहां आपको माना जाता है कि ये हॉर्स जहां तक गया है दौड़ते दौड़ते, वो आपका एक छत्र राज्य माना जाता है। तो 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे इसने अपने टाइम पीरियड में, और एक राजसूय यज्ञ किया था। इसके सिक्कों पर आपको श्री सात लिखा मिल जाता है, ठीक है। और जो सातकर्णी प्रथम का सूचक है, तो श्री सात मतलब सातकर्णी प्रथम का सूचक माना जाता है इसके सिक्के को। और नेक्स्ट आप देखते हैं तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, अब इसका टाइम पीरियड 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी माना जाता है। इसे अद्वितीय ब्राह्मण क्षत्रिय दर्पमान मर्दन द्वारा दूसरा परशुराम कहा गया, ठीक ना। तो क्या बोला गया, इसे अद्वितीय ब्राह्मण है ना, और ये क्या बोला गया, क्षत्रिय दर्पमान मर्दन। देखिए, जैसे परशुराम थे, परशुराम ने भी क्या किया था, क्षत्रियों का ही अंत किया था। तो वही सेम चीज आप देखते हैं कि क्योंकि ये ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, जो सातकर्णी थे, सातवाहन थे, तो जाहिर सी बात है जब इतना ये सूरवीर शासक होगा तो ब्राह्मणों ने इसे क्या बोला कि ये क्षत्रिय दर्पमान मर्दन अर्थात दूसरा परशुराम इसे कहा गया। किसको, गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है। अब देखिए, गौतमी जो लगा हुआ है इसकी माता का नाम था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा भी जाता है कि इसके घोड़े जो है 3 समुद्र का पानी पीते थे, अर्थात दक्षिण के विशाल क्षेत्र पर इसका पूरा नियंत्रण था। मतलब दक्षिण भारत आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अगर ये सब आप कॉन्कर करोगे, जीतोगे, तभी आपके जो ये घोड़े होंगे तीनों दिशाओं मतलब तीनों समुद्रों का पानी पिएंगे। इधर से आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। तो तीनों मतलब समुद्र का पानी कौन पीता था, इसके जो शासक था सातकर्णी, तो इसके जो घोड़े थे। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि इनका पूरा का पूरा रूल हुआ करता था दक्षिण भारत में, ठीक है। और इसे एक चीज और कहा जाता था गौतमी पुत्र सातकर्णी को, कि प्रजा के सुख में सुखी और दुख में दुखी होने वाला सम्राट माना गया था। किसको, गौतमी पुत्र सातकर्णी को। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद बात करें तो वो एक शासक और हुआ जिसका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इसे दक्षिणापथ पथेश्वर कहा गया। क्या कहा गया, दक्षिणापथ पथेश्वर किसे कहा गया, तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को कहा गया। और ये सातवाहन वंश का ही शासक था साथियों, इतना याद रखना है। और इसने अमरावती स्तूप की मरम्मत भी कराई थी। अमरावती स्तूप आप लोग जानते हैं, अमरावती आजकल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी भी है, तो जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश राज्य में आता है अमरावती। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सातवाहन संस्कृति की। तो सातवाहन शासक दैवी सिद्धांत में विश्वास रखते थे। समाज इनका कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखते हैं तो गौतमी पुत्र सातकर्णी आपको देखने को मिलता है, फिर उसके बाद आप देखते हैं तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी देखने को मिलता है। मतलब माता का नाम आपको देखने को मिलता है पुत्र के नाम में ऐड होता है। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो
ये समाज था, कौन सा सातवाहन समाज था, वो मात्र सत्तात्मक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। शासक ब्राह्मण धर्मानुयायी होते थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये ब्राह्मण वंश से रिलेट करते हैं तो ब्राह्मण धर्मानुयायी होंगे। साथ ही साथ ये अन्य धर्मों के प्रति उदार भी थे। ठीक है, सातवाहन शासक में आप देखेंगे तो एक शासक और है, हाल है। सातवाहन शासक हाल जिसे बोला गया, उसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो हाल के ही आप देखेंगे तो इसी के शासन काल में आपको गुणाढ़ नामक विद्वान भी देखने को मिलता है, जिसने बृहत कथा की रचना की थी। और सातवाहन शासन में आप देखें तो पहली बार भूमि दान की परंपरा शुरुआत की गई। ठीक है ना। अब देखिए, जो लैंड ग्रांट बोलते हैं, भूमि दान बोलते हैं, ये परंपरा सातवाहनों ने शुरू की। और इसका आप रिजल्ट ये देखते हैं कि धीरे धीरे आपको सामंती प्रथा देखने को मिलना शुरू हो जाती है। जैसे आप देखेंगे तो जो गुप्त शासक थे वो रूलर्स नहीं थे, वो पहले सामंत हुआ करते थे, फिर सामंत आगे चल तो गुप्त शासक जो पहले थे, कहा जाता है जो श्री गुप्त हुआ करता था उसे गुप्त वंश का संस्थापक माना गया। लेकिन जो गुप्त हुआ करते थे, इनके जो पूर्वज हुआ करते थे, वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, फ्यूड्स हुआ करते थे। ठीक है, अभी देखिए सामंत हो गए, फिर सामंतों के भी सामंत आएंगे तो वो उप सामंत हो जाएंगे। तो मतलब सोचिए, राजा, सामंत, सामंत के बाद उप सामंत हुआ करते थे। तो इस तरीके के पूरी की पूरी आप चेन डेवलप होते हुए देखेंगे पूरे भारत में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देखिए, सातवाहन वंश पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, और साथ ही साथ एक वंश और आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा तो उस पर एक अलग टॉपिक्स पे बनाएंगे वीडियो, और वो है, आप अगर देखेंगे तो संगम कालीन राज्य के बारे में तो फिलहाल और थोड़ी भी विस्तृत से चर्चा होगी, क्योंकि बहुत कुछ इसमें ड्रॉप हो चुका है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो नेक्स्ट अगला जो हमारा आएगा संगम काल। संगम काल के बाद अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और, अगर आपको विदेशी शासकों में देखेंगे तो विदेशी शासक में कुषाण वंश के बारे में भी थोड़ी बहुत और जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।